चलो, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और हम लोग आज कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 ऑफ इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि है हमारा क्या, 3 फेज अल्टरनेटर। यही है, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को नाम दिया जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। आज आवाज ठीक है ना? अब देखो, यस सर। इसका हम लोग कुछ कुछ ओवरव्यू लिए थे। और हम लोग इंडक्शन मोटर जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या डिराइव किए थे, वहां पे हम लोग डिराइव किए थे NS इज इक्वल्स टू 120F/P। यही डिराइव किए थे वहां पे। और आज हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर में क्या डिराइव करेंगे, F इज इक्वल्स टू PN/120 कैसे होता है। तो आज का क्लास जो तुम लोग को हम बताने वाले हैं अभी, ये तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा, और इस तरीके से तो कहीं नहीं मिलेगा। हम आज तुम लोग को इसको भी रिवाइज कराएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, और इसको 2 मेथड से प्रूव करेंगे। और ये तो जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं, मतलब हमारा इंडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आज का मेन जो बताने का मतलब है ये वही है। और ये हम लोग को नॉर्मली हम लोग को पता होता है, बट ये डेराइव कैसे होता है ये स्टूडेंट को नहीं पता होता है। सिर्फ हम बता देंगे सो दैट वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि तुम लोग फ्यूचर में कभी भी, आखिर अभी सिर्फ डिप्लोमा करके छोड़ोगे तो नहीं ना, आगे चल के कभी भी देखोगे तो रिकॉर्डेड में वो रहेगा, तुम लोग को ऐसा फील होगा कि नहीं हम लोग उस टाइम पे कुछ पढ़े थे। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर में कल हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन टाइप से देखे थे, जिसमें हम लोग को क्या था, इसका 2 पार्ट्स होता है। एक होता है क्या, स्टेटर। दूसरा होता है क्या, रोटर। रोटर हमारा 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, सिलेंड्रिकल रोटर। और दूसरा होता है हमारा, बोलो, सेलिएंट पोल रोटर। इसके बेसिस पे हमारा, अगर ये जनरेटर है तो ऑब्वियस सा बात है जनरेटर का बात हो रहा होगा, अगर ये मोटर है तो यहाँ पे मोटर का बात हो रहा होगा। और एक बात दिमाग में बैठा लेना, प्रैक्टिकल लाइफ में, पढ़ तो हम लोग कुछ भी लेते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हम लोग मोटर का बात करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड मोटर क्या है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। मोस्ट वाइडली यूज्ड जनरेटर, तो क्या होगा, 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है, इसी के लिए हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, 3 फेज इंडक्शन मोटर को और 3 फेज अल्टरनेटर को। डीसी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, डीसी मशीन को, क्योंकि डीसी मशीन से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जन्म हुआ है। मतलब ये, तुम लोग को कोई भी दिक्कत होगा तुम लोग फटाफट यहाँ पे मैसेज कर देना। हम यहाँ पे अभी देख पा रहे 5 मैसेज, वैसा कुछ खास है नहीं। फटाफट तुम लोग मैसेज का फ्लड करना, हम यहाँ पे देखेंगे 10 मैसेज फटाफट आ गया तो फिर हम जो है सोचेंगे, मतलब रुकेंगे क्लास में। ठीक है, देखो, डीसी मशीन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टार्ट यहीं से हुआ है। ट्रांसफार्मर को हम लोग मशीन में इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसी के लिए हम लोग एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर का ट्रांसफर होता है, इसी के लिए इसको भी हम लोग मशीन में डालते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मशीन का, तो हम लोग को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर। अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है, उसको कमांड चाहिए, तो ये 3 में तो कमांड होना ही चाहिए। और जब ये तीनों में कमांड कर लोगे तो डीसी मशीन तो ऑटोमेटिकली कमांड हो जाएगा। अब देखो, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं डीसी मशीन। क्या सिमिलैरिटी है डीसी मशीन से, जिस तरीके से डीसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारा ये सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होगा।
मतलब इसको हम अल्टरनेटर अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटर। डीसी मशीन भी हमारा डबली एक्साइटेड मशीन था, जिसमें इसका एक पार्ट होता था स्टेटर और एक पार्ट होता था रोटर। इसका भी दो पार्ट होगा, एक स्टेटर और एक रोटर। कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप से देख लिए थे। स्टेटर में क्या प्लेस करेंगे? आर्मेचर। रोटर में क्या प्लेस करेंगे? तो फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर में यहाँ पे कहने का मतलब एसी डीसी में बात करते हैं, स्टेटर में क्या हो जाएगा? एसी। रोटर में क्या हो जाएगा? तो डीसी। अब यहाँ पे बात करते हैं डीसी मशीन। क्या डीसी मशीन डीसी जनरेट करता है? तो नहीं सर, डीसी मशीन भी एसी जनरेट करता है, बट विथ द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। विथ द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर हम लोग को क्या मिलता है? वी गेट डीसी। अगर कम्यूटेटर को हटा दे डीसी मशीन से तो वो एक तरह का एसी मशीन है, ठीक है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग ही जनरेट करता है। यहाँ पे स्टेटर में क्या प्रोवाइड करते हैं और रोटर में क्या प्रोवाइड करते हैं? तो हम स्टेटर लोग पे यहाँ फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पे डीसी प्रो हाँ फील्ड, पहले फील्ड वाइंडिंग, और रोटर में होता है उसका आर्मेचर। यही होता है ना डीसी मशीन में? यस कुछ सर। तुम लोग को ध्यान आ रहा है? अब यहाँ पे स्टेटर में हम लोग का फील्ड वाइंडिंग कैसे प्रोड्यूस होता है? परमानेंट मैग्नेट से। याद करो, कुछ इस तरीके से हम लोग मशीन बनाते थे जिसमें एन लिखते थे, यहाँ पे एस लिखते थे, ऐसा कुछ रहता था मशीन। ध्यान आ रहा है? यस। ये यस एन सर। और एस कैसे प्रोड्यूस होता था? तो ये एन और एस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था जो कि परमानेंट पोल था। इसी के लिए हम लोग यहाँ फील्ड वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते थे? डीसी। मतलब डीसी देने से फील्ड वाइंडिंग आता था। और क्या प्रोड्यूस होता था हमारा? यहाँ पे एसी प्रोड्यूस होता था। उसको फर्दर हम लोग कम्यूटेटर से, जो एसी प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग फर्दर कम्यूटेटर से पास कराते थे, और ये फिर हम लोग को फाइनली डीसी मिलता था। डीसी मशीन का यही कहानी है। यस सर। यस सर। एसी मशीन का क्या कहानी है? एसी मशीन में हम लोग क्या, कहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है? रोटर में या स्टेटर में? तो ये रोटर हमारा में। रोटर में फील्ड वाइंडिंग है। क्यों हम लोग रोटर में ही फील्ड वाइंडिंग को सिलेक्ट किए? क्योंकि डीसी में दो वायर का जरूरत पड़ता है, इसी के लिए हम लोग को रोटर में टू स्लिप रिंग का यूज करना पड़ेगा। हालांकि वो हम कुछ कुछ पॉइंट अगर होगा तो अभी हम दिखा देंगे, ठीक है, इसके लिए वरी मत करो। बस तुम लोग ये देख लो डिफरेंस। ये सब तुम लोग को इस तरीके से तो खैर कहीं बताया नहीं जाता है कि दोनों को एक जगह तुम लोग को इस तरीके से लिख दिया जाएगा और क्या डिफरेंस है। ये नॉर्मली कोचिंग वाले करते हैं ऐसा, कॉलेज में कभी नहीं होगा ऐसा। देखो ये डीसी मशीन है। डीसी मशीन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना सारा चीज, कंसेप्ट, ऑपरेशन क्या है, प्रिंसिपल, फिर हमारा ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारा हम लोग देख चुके हैं डीसी मशीन का। बस उसी को हम लोग को रिमाइंड करना है अल्टरनेटर के केस में। अल्टरनेटर में क्या हो रहा है? तो रोटर में हम लोग क्या दे रहे हैं? फील्ड दे रहे हैं। फील्ड कैसा होता है? डीसी होता है। प्रोड्यूस क्या होगा? आर्मेचर में एसी। अगर इंटरव्यू में कल को तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ डीसी मशीन और अल्टरनेटर सेम है क्या? तो हाँ सर सेम है। बस यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रोटर में फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, डीसी मशीन में स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग प्लेस होता है। एक फील्ड होता है, एक आर्मेचर होता है। यहाँ पे ये भी डबली एक्साइटेड मशीन है। डीसी मशीन कैसा मशीन है? डबली एक्साइटेड मशीन। क्यों डबली एक्साइटेड बोलते हैं इसको? क्योंकि दो सप्लाई आ जाता है। एक दे रहे हैं हम लोग, डीसी तो हम लोग इंटेंशनली देंगे ना उसमें, सो दैट कि हमारा फील्ड प्रोड्यूस हो पाए। इसी के लिए एक तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, दूसरा वो प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब दो सप्लाई हम लोग को मिलता है। उसी तरीके से अल्टरनेटर भी डबली एक्साइटेड है, मतलब एसी डीसी दोनों ये सब, ठीक है, कहानी है। अब देखो, अब यहाँ पे डीसी मशीन में हम लोग क्या पढ़ते थे? तो डीसी मशीन में किसी को ध्यान आ रहा है? डीसी मशीन में हम लोग क्या पढ़ते थे? तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते थे डीसी मशीन में। यस सर। और इसका डेफिनेशन ही हम लोग लिखते थे, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स
मेन फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। यही होता था। कितने लोगों को ध्यान आ रहा है कि हाँ सर ऐसा ही कुछ होता था? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये आर्मेचर रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि बेसिक क्या है हमारा, जहां पे करंट आएगा वहां पे फ्लक्स आता है, जहां पे फ्लक्स आएगा वहां पे करंट आता है। दोनों को फाइंड कैसे करते हैं? तो दोनों को फाइंड करने का तरीका है सिंपल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मतलब अगर इसमें हम लोग करंट बता रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर फोल्ड हुआ है ये हम लोग को फ्लक्स बताएगा। अगर ब्लैक वाले में यहाँ पे अगर हम लोग करंट बता रहे हैं तो ये जो फ्लक्स बता रहे हैं, तो ये जो फोल्ड हुआ है ये क्या बताएगा? करंट बताएगा। तो ये दोनों हमारा राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ठीक है, तो अब बताओ आर्मेचर में करंट आ रहा है, क्योंकि फील्ड तो हम लोग यहाँ पे फील्ड फ्लक्स तो हमारे पास है, आर्मेचर में करंट आ रहा है तो उसके चलते फ्लक्स आएगा ना। यहाँ पे करंट है तो करंट के चलते क्या है? फ्लक्स है। इसी फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर का फ्लक्स। और आर्मेचर का फ्लक्स कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? मेन फ्लक्स में। कुछ तो डिस्टर्ब कर रहा है ना वो, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब वहां पे भी सेम कहानी था, सेम चीज अल्टरनेटर में भी हो रहा है। देखो स्टेटर में हमारा आर्मेचर है, रोटर में तो हम लोग चलो फील्ड वाइंडिंग दे देंगे, इसका कुछ मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। हमेशा जो है कौन प्रोड्यूस करता है मेन फ्लक्स? फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करता है मेन फ्लक्स। इसमें भी फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करेगा क्या? तो मेन फ्लक्स। दोनों के बीच में हम रिलेशन जो दिखा रहे हैं तुम लोग को ऐसा फील हो पा रहा है कि हम लोग को अल्टरनेटर में कुछ नया नहीं पढ़ना है? तुम लोग को ऐसा फील हो पा रहा है ना? Yes, यस sir. सर। सारा मशीन को कंबाइन करने का मेरा मेन मकसद वही होता है कि सर डीसी मशीन अलग नहीं है, अल्टरनेटर अलग नहीं है। हाँ, मशीन अलग है बट कुछ कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? इसका स्टेटर में हम लोग दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग रोटर में देंगे। बट फील्ड वाइंडिंग तो फील्ड वाइंडिंग है ना, और मेन फ्लक्स उसी से आ रहा है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग से मेन फ्लक्स आ रहा था, ठीक है, जगह बदल गया, लेकिन फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है? मेन फ्लक्स। और मेन फ्लक्स में तुम लोग हमेशा नोटिस करोगे कि डीसी प्रोवाइड होता है। क्यों मेन फ्लक्स में डीसी प्रोवाइड होता है? उसका रीजन देख लो पहले तो। ये हमारा कोर है, ठीक है। अब इसमें ये आयरन का कोर है, इसमें हम लोग वाइंडिंग प्रोड्यूस ऐसा मतलब प्रोवाइड कर दिए और यहां से ले लिए। अगर इसमें एसी सप्लाई दिए, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं फिर हम लोग सप्लाई देंगे। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। फर्स्ट केस ये वाला एसी का है। एसी कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, जिसमें इस तरीके से कनेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा साइनसोइडल, एक प्लस एक माइनस। तो फर्स्ट हाफ को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बनाएंगे एसी, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे प्लस माइनस, यही होगा ना। और सेकेंड हाफ को दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे? तो सेकेंड हाफ यहाँ पे दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे नीचे प्लस ऊपर माइनस, ऐसे ही दिखाएंगे। अब यस देखो सर। यहाँ पे प्लस से करंट निकलता है, इसी के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बताओ किधर हमारा होगा फ्लक्स का डायरेक्शन? क्योंकि ये करंट है ना रेड वाला, तो करंट के चलते क्या आता यस है? सर। फ्लक्स ऊपर आता है। ऊपर नॉर्थ फ्लक्स नीचे ऊपर की साउथ। तरफ आएगा। ऊपर में नॉर्थ है। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस से करंट एंटर करेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स लाइंस कैसा बनेगा? डाउनवर्ड से निकलेगा, नॉर्थ। मतलब यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। अब फील्ड का काम क्या है? फील्ड फ्लक्स का काम क्या होता है? फील्ड फ्लक्स का काम होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे इस तरीके से, और वो बदले नहीं, उसी को बोला जाता है फील्ड फ्लक्स। बट
एसी सप्लाई करने से क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो नॉर्थ था वो कुछ देर के बाद क्या बन गया, साउथ बन गया, जो साउथ था वो कुछ देर के बाद क्या बन गया, कुछ देर कहने का मतलब हाफ साइकिल के बाद नॉर्थ बन गया। तो नॉर्थ साउथ बन रहा है, तो ये तो फ्लक्चुएशन आ गया ना, इसको हम लोग मेन फ्लक्स कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग मेन नहीं बोलेंगे। डीसी सप्लाई करते हैं यहाँ पे, डीसी सप्लाई। एक बार हम लोग बैटरी के टर्मिनल से अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ से माइनस कनेक्ट कर दिए तो करंट का डायरेक्शन तो यही हो गया फिक्स। यस सर। Yes, sir. क्या करंट का डायरेक्शन फिक्स हो गया तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। ये हमारा नॉर्थ बनेगा, sir. ये हमारा साउथ बनेगा। क्लियर है। तो इसी के लिए Yes, sir. मेन फ्लक्स जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए हम लोग का क्या सप्लाई जरूरत है, डीसी सप्लाई। कंपलसरी है। क्लियर समझ आ रहा है तुम लोग को यहाँ पे। सर बाकी उसमें देखो एरो का डायरेक्शन चेंज होगा ना कौन सा डायरेक्शन, सर, जिसमें डीसी सप्लाई दिए हैं। हाँ डायरेक्शन यहाँ पे गलत कर दिए हैं, ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। अब ठीक है। यस सर। अब देखो हमारा जो ये डीसी सप्लाई दिए और ऐसा बना, इसी को हम लोग कट कर देते हैं दो पार्ट में। अगर रोटर में लगाएंगे तब तो ये रोटर में डायरेक्टली ऐसे ही लगा देंगे, बट अगर हम लोग को स्टेटर में लगाना है इस चीज को, तो इसी को हम लोग कट करते हैं, यहाँ से कट किए और इस तरीके से हम लोग इसको कवर कर देते हैं। और ये हमारा मशीन है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ बनना है और यहाँ पे साउथ बनना है। कैसे बनेगा नॉर्थ और साउथ, तो हम लोग को क्या पता है, यहाँ से निकलता है करंट, मतलब फ्लक्स लाइंस इस तरीके से निकलेगा ना, एयर गैप से तो निकलता है मतलब नॉर्थ में। तो हम लोग यहाँ पे इस जगह को हल्का सा जूम करके इस साइड में बनाते हैं। हालांकि ये डीसी का पार्ट है, मेरा उतना नहीं है कि इसको समझाएं, बट ठीक है थोड़ा सा माहौल बन रहा है तो तुम लोग को समझा दे रहे हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है। तुम लोग डीसी मशीन में देखे होंगे कि तुम लोग का फिगर कुछ इस तरीके से रहता है। हम दो पोल का मशीन बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। बाकी पोल सू, पोल कोर और ये सब क्या होता है, उतना हमारा पार्ट नहीं है। इस तरीके से होता है। यहाँ पे बनता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनता है साउथ पोल। अब यहाँ नॉर्थ बनेगा कैसे, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा वाइंडिंग करने से। वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ से वायर ले गए रेड वाला और हम लोग को इस साइड से निकालना है फ्लक्स लाइंस। तो हम लोग कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करेंगे। समझ पा रहे हो। और हम लोग यस यहाँ सर। से सप्लाई ले लेंगे, मतलब नीचे से करंट जो है कैसे एंटर करेगा, इस डायरेक्शन से एंटर करेगा और इधर आएगा ऐसे। तब जाकर के हमारा यहाँ से फ्लक्स लाइंस क्या होगा, निकलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ, यही होता है ना। फ्लक्स लाइंस जहाँ से यस निकलता सर। है एयर गैप में वो नॉर्थ होता है। अब यहाँ पे साउथ पोल में तो फ्लक्स लाइंस कैसे कंप्लीट होता है वो देख लो। अगर हम लोग स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं तो, जो कि तुम लोग डीसी मशीन में देख लिए हो, यहाँ से निकला, ये यहाँ से एंटर किया, आधा इधर चला गया, आयरन में घूमा घूमा घूमा, आधा इधर से आ गया, आधा इस डायरेक्शन में घूमा घूमा, सब आयरन के अंदर में ही घूम रहा है। इस तरीके से ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है हमारा जब हम लोग स्टेटर में देते हैं उस टाइम पे। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग किए हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी वाइंडिंग करेंगे। यहाँ यस पे सर। हमारा वाइंडिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे तब जाकर के यहाँ पे भी करंट जैसा होगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तब तो फ्लक्स का डायरेक्शन वैसा होगा इनसाइड के साइड में। तो इस तरीके से वाइंडिंग किया रहता है, जो कि तुम लोग डीसी में देखे होगे।
और पोल बढ़ा देने से क्या होता है, तो और पोल बढ़ा देने से ये कुछ इस तरीके से ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर डाईपोल वगैरह क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे मशीन तो पढ़ नहीं रहे, मतलब डीसी मशीन तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये हमारा डीसी मशीन बनता है, इस तरीके से फिगर रहता है, फिर इसके अंदर में रोटर रहता है। तो हम लोग इतना समझाने के पीछे मेन रीजन क्या था, इतना समझाने के पीछे ये रीजन है कि तुम लोग समझ पाओ स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे किया जाता है। रोटर में तो फील्ड वाइंडिंग बहुत आसान है, इस फिगर को देखेंगे यही है हमारा रोटर, ठीक है। इसी को कैसे रोटर में होता है, ये हमारा क्या हो गया, इन स्टेटर हाउ फील्ड वाइंडिंग इज डन, ये हम यहाँ पे दिखाए। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या, इन रोटर हाउ फील्ड वाइंडिंग इज डन। अब रोटर है तो रोटर दो टाइप का होता है। सबसे पहला रोटर होता है हमारा सिलेंड्रिकल, हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल बना रहे हैं पहले। देखो हम दोनों मशीन को रिलेट कर रहे हैं, इससे दिक्कत तो नहीं है, अदरवाइज बहुत स्टूडेंट को हो सकता है कि सर आप सिर्फ सिंक्रोनस पढ़ाइए ना, क्यों मशीन में ले जा रहे हैं, मतलब डीसी मशीन में। अगर वैसा तुम लोग बोलोगे तो हम रोक देंगे इसको, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम लोग दोनों पढ़ लोगे तो तुम लोग का दोनों क्लियर हो जाएगा। डीसी अगर तुम लोग अच्छे से नहीं भी किए हो तो अगर अभी भी पढ़ोगे डीसी को तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। No, sir. नो सर। No. देखो अगर 2 पोल का मशीन है तो यहाँ पे बनता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनता है साउथ पोल। कैसे यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, तभी जा करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और ऐसा वाइंडिंग होगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तब जा करके हमारा नॉर्थ उधर बनेगा साउथ इधर बनेगा, वही होगा। बट सर इसको कैसे लपेटे, इसको तो लपेट नहीं सकते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ छेदा छेदा करते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक छेदा, यहाँ पे एक छेदा, यहाँ पे उसी तरीके से इधर भी जितना उस साइड में है उतना ही इधर, कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग बना लिए। अब अगर हमको यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना है और यहाँ पे साउथ पोल बनाना है, तो अब बताओ क्रॉस और डॉट कैसे देंगे हम लोग। हम लोग बोल सकते हैं इस साइड में तो क्रॉस हो जाएगा सर सारा जो भी है, और इस साइड में सब डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ साउथ। क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल लगा लो। अगर समझ किसी को नहीं आया तो इस फिगर में यहाँ जो अंदर जा रहा है वहां पे वायर बना लो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, और इधर से बाहर निकल रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे वायर अंदर जा रहा है, मतलब करंट अंदर जा रहा होगा, अंदर का मतलब क्रॉस होता है, क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ डॉट डॉट डॉट। क्लियर है कैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल, रोटर फील्ड, रोटर में कैसे मतलब फील्ड वाइंडिंग जनरेट होता है। इसके चलते हमारा मेन फ्लक्स आएगा। मेन फ्लक्स को डेविएट कौन करता है, हमारा आर्मेचर फ्लक्स करता है। आर्मेचर फ्लक्स डेविएट क्यों करता है, क्योंकि हम लोग का जनरेटर है, यहाँ पे ये डीसी मशीन यहाँ पे लिखती है ना, डीसी जनरेटर लिख लो ज्यादा बेटर हो। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो आर्मेचर में हमारा एसी प्रोड्यूस हो रहा है। एसी डीसी बात छोड़ दो, आर्मेचर में हमारा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें लोड लगाएंगे तो कुछ करंट जाएगा, करंट जाएगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर फ्लक्स। तो सेम कहानी अल्टरनेटर में रिपीट होगा। रोटर में, रोटर के चलते हमारा मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और आर्मेचर के कंडक्टर को कट कर रहा है, तो आर्मेचर में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, आर्मेचर में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब हम लोग लोड लगाएंगे तो कुछ करंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो उस करंट के चलते आर्मेचर का फ्लक्स आएगा, आर्मेचर फ्लक्स।
और ये जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका इफेक्ट मेन फ्लक्स में जो पड़ता है उसी को हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसी के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते हैं और अल्टरनेटर में हम लोग पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसीलिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में आर्मेचर रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं। क्यों वहां नहीं पढ़ते हैं, क्यों ये सब में पढ़ते हैं, क्लियर है तुम लोग को? क्योंकि यही समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? यस चलो, अब हम लोग ये तो देख लिए कि हाँ सर आर्मेचर रिएक्शन होता है। अब हम लोग एक्चुअली देखो आज का क्लास भी वैसा डिटेल्ड वाइज तुम लोग को कंस्ट्रक्शन हम लिखा रहे हैं और ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। आज के क्लास में भी तुम लोग बेसिक एक माहौल तुम लोग का डेवलप हो रहा है ना कि सर अल्टरनेटर कोई नया मशीन नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि सर पढ़ लिए 2 मशीन, अब ये तीसरा नया मशीन आ रहा है। ऐसा कुछ है क्या? नया मशीन हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग डीसी sir. मशीन ही पढ़ने वाले हैं। बस डीसी मशीन में जो स्टेटर करता था वो यहाँ पे रोटर करेगा, जो यहाँ पे रोटर करता था वो वहां पे स्टेटर करेगा। और उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डीसी नहीं चाहिए ना आउटपुट में, तो आउटपुट में हम लोग को एसी चाहिए, तो कम्यूटेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी के लिए अल्टरनेटर में हम लोग कम्यूटेटर यूज नहीं करते हैं। और स्टेटर में लगा रहे हैं तो ऐसे ही वो तो फिक्स है ना, कम्यूटेटर का तो जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्मेचर रिएक्शन का थोड़ा सा तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। वो F इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120 कैसे आता है, ठीक है। सर एक बार आर्मेचर रिएक्शन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना सर। देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन ये होता है कि फील्ड फ्लक्स जो मेन फ्लक्स है, जैसे मेन फ्लक्स कैसा आया, देखो मेन फ्लक्स ऐसा आया, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बट आर्मेचर के चलते क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ना बन करके कुछ इस तरीके से डेविएट होगा अपना रास्ता से, जो कि तुम लोग डीसी मशीन में देखे होगे डेविएट होता था। अगर ये डीसी मशीन है इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ बनता था, यहाँ पे अगर साउथ बनता था, तो अगर नियम से देखा जाए तो ये इस तरीके से बनना चाहिए। बट ये कैसा बनता था, ये हम लोग का बनता था कुछ इस तरीके से, पहले इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर फाइनली यहाँ पे आता था, घूम गया ना ऐसा। सीधा आना चाहिए लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ये टेढ़ा मेढ़ा किसके चलते जा रहा है, तो ये जा रहा है आर्मेचर के चलते, आर्मेचर फ्लक्स के चलते। तो ये जो हमारा ब्लैक वाला डिजायर्ड है ना, सबसे बेस्ट तो ब्लैक वाला है ना, तो वो ब्लैक वाला आने नहीं दे रहा है। कौन आने नहीं दे रहा है, तो आर्मेचर का करंट के चलते, इसी के लिए उसका नाम हम लोग आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, तो मेन फ्लक्स में। इसी के लिए आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है मेन फ्लक्स में, उसी का हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सपोज करो तुम लोग कोई टैबलेट खाए, बुखार है, टैबलेट खाए, अचानक देखते हो कुछ दूसरा तुम लोग को अचानक सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है कुछ, वो क्या है, उस टैबलेट का रिएक्शन है ना। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पे आर्मेचर में करंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तबीयत खराब हो रहा है, पैरासीटामोल खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरासीटामोल खाने के बाद अगर सिर दर्द फिर से स्टार्ट हो गया, या फिर कुछ दूसरा हम लोग का बीमारी, या फिर चेहरा में बहुत पिंपल्स वगैरह आने लग रहा है कुछ, ये उस टैबलेट का रिएक्शन है। उसी तरीके से आर्मेचर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे रखे हुए हैं वहां से करंट ले रहे हैं, वो हमारा एडवांटेज है कि हाँ वहां से करंट मिल रहा है, बट उसका रिएक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और ये आर्मेचर रिएक्शन कोई नया, हाँ बोलो। ठीक है सर, समझ गया। समझ गया ना, चलो। आर्मेचर रिएक्शन कोई नया चीज सर नहीं है। 3% हम इंडक्शन लोग, मोटर में आर्मेचर रिएक्शन क्यों नहीं होता है? आप क्योंकि बताया वो कैसा है, पहले। कौन सा एक्साइटेड मशीन है, वो डबली एक्साइटेड है या सिंगल? सर सिंगली एक्साइटेड ना, इसलिए नहीं होता है। अच्छा सिंगली सर। एक्साइटेड में आर्मेचर में हमारा क्या आएगा, वहां पे उसके चलते कोई फ्लक्स आएगा? नहीं सर, नहीं सर। हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन में ही आर्मेचर रिएक्शन आएगा, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। क्लियर है? अच्छा डाउट है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं तुम लोग को। ये हम लोग मशीन में जब हम लोग अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे, उस टाइम पे कौन से पावर फैक्टर में क्या हो रहा है वो तुम लोग अच्छे से देख पाओगे। आर्मेचर रिएक्शन का बस ओवरव्यू पता रहने से चीज आसान हो जाता है कि हाँ ये तो सुना सुना सा लग रहा है। इसी के लिए ओवरव्यू हम पहले देते हैं, उसके बाद हम लोग डीप में एंटर करते हैं। देखो, अगर ब्लैक वाला
कितना केसेस बनेगा वो हम लिख ले रहे हैं सबसे पहले। तो केसेस बनेगा, ब्लैक वाले को हम मान रहे हैं मेन फ्लक्स, ठीक है, ये हमारा मेन फ्लक्स 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 है। और कुछ केसेस बनेगा क्या? चलो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेन है उसको हम लोग लिखेंगे फाई एम या फिर फाई एफ, ये भी फाई एफ, ये भी फाई एफ, ये भी फाई एफ। वेयर फाई एफ क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स या फिर मेन फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स, जो भी बोल सकते हो, मेन स्लैश फील्ड फ्लक्स। अब इसमें आएगा क्या? आर्मेचर का फ्लक्स आ रहा है ना, तो फाई ए। फाई ए क्या है हमारा? आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर का फ्लक्स। तो देखो आर्मेचर का फ्लक्स कैसे आएगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। देखो आर्मेचर फ्लक्स आएगा कैसे? पहला आर्मेचर फ्लक्स कुछ इस तरीके से आएगा कि वो इसको सपोर्ट कर रहा होगा, मतलब इसी में सेम फेज में ऐड हो रहा होगा, वही होगा पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा? तो ये इसको अपोज कर रहा होगा, जस्ट उसके उल्टा। ये हम सिंक्रोनस का बता रहे हैं, ये डीसी का अब नहीं है, ठीक है। डीसी में क्या होता है वो तो हम तुम लोग को दिखा दिए ना, वो डेविएट होता है। यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहे हैं कि इफेक्ट कैसा पड़ता है, ये उसके जस्ट अपोज होगा। तीसरा, ये इसके जस्ट 90 डिग्री जा सकता है। चौथा, ये 90 डिग्री ना जा करके कोई भी एंगल में रह सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, कहीं पे भी। तो एग्जांपल के लिए हम मान ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। अब देखो ये क्या कर रहा है, रेड वाला है, ये हमारा फाई ए है, ये हमारा फाई ए है, ये हमारा फाई ए है, ये हमारा फाई ए। तुम लोग जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ोगे तो तुम लोग बस यही सबको हम लोग को डील ही करना है, इसी के लिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होगा कैसे कैसे, सो दैट जब वहां पे पढ़ें तो ज्यादा टाइम हम लोग को ना लगे, क्योंकि हम लोग बेस बहुत मजबूत बना रहे हैं। अब तुम लोग को डीसी और अगर सिंक्रोनस के बीच में रिलेशन अगर बता रहे हैं तो आधा कंसेप्ट तो हम लोग को डीसी से ही क्लियर हो गया ना। डीसी का जो कंसेप्ट ऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल सेम है अल्टरनेटर का भी। बस डीसी में क्या ऐड कर देते थे हम लोग, तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, डीसी में हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं? कम्यूटेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है आर्मेचर में? एसी। यहाँ पे आर्मेचर में एसी प्रोड्यूस हो रहा है, बस इसी को हम लोग कम्यूटेटर के हेल्प से या रेक्टिफायर के हेल्प से डीसी कर देंगे, तो यही बन जाएगा डीसी मशीन। समझ पा रहे हो ना? बस वही कहानी है। और देखो स्टार्टिंग में एक बैटल हुआ था जो कि टेस्ला और एडिशन के बीच में हुआ था, तो जाहिर सा बात है ये जो है ये एडिशन का है। थॉमस अल्फा एडिशन वही थे ना, या फिर क्या नाम था उनका, जो बल्ब का एडिशन ही था आई थिंक। यस सर, वही थे। हाँ सर, थॉमस एडिसन सर। साइंटिस्ट थे तो। हाँ, और ये जो है ये निकोला टेस्ला का देन है। और पहले टेस्ला एडिशन के अंडर में काम करते थे, मतलब अंडर में काम करते थे, मतलब वो क्या चीज में ऑपरेट करते थे? डीसी जनरेटर में ऑपरेट करते थे। डीसी जनरेटर का लिमिटेशन क्या है कि हम लोग हायर वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे। तो वो काफी रिसर्च करते थे और खुद से मतलब वो सोचते थे क्यों ना हम लोग एसी को प्रोड्यूस कर लें, और जब हम लोग एसी प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों उसको डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कम्यूटेटर, हम लोग इस एसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उस पर वो काफी रिसर्च किए, फिर उनका दिमाग में चल रहा था कि नहीं हम एसी जनरेट करेंगे, फिर काफी लड़ाई हुआ, फिर एक दूसरे के अपोज हो गए। एडिसन जो है वो बोलने लगे कि टेस्ला जो भी कर रहा है वो देश के लिए खतरा है, और टेस्ला बोलने लगे कि डीसी देश के लिए खतरा है, एसी देश के लिए खतरा है। बस यही सब चलता रहा, फिर फाइनली टेस्ला जो है जीत गए ये बैटलफील्ड, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पास था, डीसी में ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं था, इसी के लिए एडिशन उस टाइम में बैटल हार गए। बैटल हार गए कहने का मतलब बहस हार गए, वो जो अपना आर्ग्यूमेंट होता है। ये टेस्ला क्या बोले कि हम लोग जितना भी जनरेट करेंगे उसको हम लोग कितना भी ले जा सकते हैं ट्रांसफार्मर से। तो उस टाइम पे एडिसन क्या बोलते थे कि कितना भी ले जाएंगे, यही तो सबसे खतरनाक बात है ना, आदमी लोग मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस,
Yes, sir. बिजनेस सबसे पहले होता है किसी का भी। तो ये बैटलफील्ड तुम लोग देख लेना, इसका डॉक्यूमेंट्री होगा यूट्यूब पे, क्या था दोनों का कहानी, तुम लोग को वहां से बहुत अच्छे से समझ आएगा, इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि जो डीसी जनरेटर का कहानी है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाए और बोले कि नहीं हम स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं देंगे, हम रोटर में दे करके देखते हैं और स्टेटर से हम आर्मेचर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो 3 फेज प्रोड्यूस करना है ना। क्यों 3 फेज प्रोड्यूस करना है? तुम लोग देख चुके हो 3 फेज में पावर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सिंगल फेज में पावर कैसा आता है, तो पावर डिपेंड करता है टाइम में, मतलब फ्लक्चुएशन आएगा, हार्मोनिक्स आएगा, तरह तरह का जो भी है। इसी के लिए टेस्ला हमेशा दिमाग लगाए 3 फेज में प्रोड्यूस, ऐसा नहीं 3 फेज में दिमाग लगाए, 1 से वो 2 में गए, 2 से वो 3 में गए, 3 से वो 4 में भी गए, सबसे इफेक्टिव निकला 3, ठीक है। इसी के लिए 3 फेज को हम लोग अपना लिया और पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही 3 फेज में चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नाम देते हैं इसका। इसका हम लोग 2 कंपोनेंट निकालेंगे। क्या क्या 2 कंपोनेंट बनेगा बताओ? एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा और एक कंपोनेंट Yes, यहाँ पे sir. बनेगा, ये 2 कंपोनेंट बनेगा। इस पे अभी Yes, हम sir. लोग थोड़ा देर और अच्छे से बात करेंगे। अब बताओ ये ऐड कर रहा है, तो अगर हम लोग का फील्ड में कोई एडिशन दे रहा है, इसका मतलब पहले से वो जितना था उसको और मैग्नेटाइज कर दे रहा है वो। Yes, sir. Yes, sir. इसी के लिए हम लोग Yes, इसका sir. नाम देंगे, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन कैसा है, तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग नेचर का है। मतलब पहले से जितना फ्लक्स था, अगर पहले से 10 वेबर था, तो यहाँ पे अब मैग्नेटाइज होकर के प्लस 2 वेबर या फिर जितना भी आना है वो 12 वेबर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग, मतलब जितना है उससे बढ़ जाएगा। यहाँ पे जितना फाइव है उससे कम होगा। Yes, sir. एडिशन का उल्टा सब्सट्रैक्शन, उसी तरह से मैग्नेटाइजिंग का उल्टा डीमैग्नेटाइजिंग। इसी के लिए इसका नाम हम लोग इस तरीके का नाम को क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। समझ पाए? ये हाँ, ये सब टर्म डीसी में नहीं था, ये सब टर्म एसी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ कुछ कुछ था, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सब बिल्कुल भी नहीं था। DC अगर में भी साथ दे आया रहा था है, सर। बिल्कुल साथ दे रहा है तो मैग्नेटाइज कर रहा है, वहां पे क्रॉस मैग्नेटाइज होता है मेनली। यहाँ पे हम लोग का सब तरह का होता है। और तुम लोग को हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे कि तुम लोग ये क्लियरली बता पाओगे कि लैगिंग लोड अगर लगा हुआ है जनरेटर में तो डीमैग्नेटाइज होगा कि मैग्नेटाइज होगा। उसका हम तुम लोग को टेबल प्रोवाइड कर देंगे, ट्रिक बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं, कभी गलती नहीं होगा। ये कैसा हो गया, ये डीमैग्नेटाइज नेचर का हो गया। ये कैसा होगा बताओ? सर मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्या है सर? मैग्नेटाइज मतलब ऐड हो गया, मैग्नेट पहले से जो था उसमें और उसमें ऐड हो गया। फाइव क्या है, फ्लक्स है ना, फाइव क्या है, ये Yes, भी sir. फ्लक्स है। फ्लक्स में फ्लक्स का एडिशन मतलब मैग्नेटाइज हो गया ना। हाँ सर. मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट आइज, मतलब मैग्नेटाइज मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट में मैग्नेट को जोड़ देना, उसको हम लोग मैग्नेटाइज बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मैग्नेट से मैग्नेट को घटा दिए, इसी के लिए डीमैग्नेटाइज मतलब कम हो गया। ये है सर, ये तो डीमैग्नेटाइज भी नहीं है, मैग्नेटाइज भी नहीं है, इसका नाम क्या दे, तो ये 90 डिग्री है, इसी के लिए इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, क्रॉस मैग्नेटाइज। क्लियर है ये क्रॉस मैग्नेटाइज क्यों है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में भी ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज भी हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये क्रॉस मैग्नेटाइज भी हो रहा है। तो ये जो बनेगा ये होगा मैग्नेटाइज प्लस क्रॉस मैग्नेटाइज। तो ये फोर्थ वाले में Clear? दोनों साइड का ऐसे है, ये बताइए ना। देखो कोई भी चीज एंगल अगर एंगल के साथ बनता है उसको हम लोग 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्स एक्सिस और इसका वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में जो रिजॉल्व हो रहा है वो हम लोग को कहीं ना कहीं इसके जैसा दिखाई दे रहा है, इसी के लिए मैग्नेटाइज बोलेंगे। वाई एक्सिस में रिजॉल्व हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके जैसा दिखाई दे रहा है, इसी के लिए क्रॉस मैग्नेटाइज बोलेंगे। अगर इतना तुम लोग समझ गए तो जल्दी से फटाफट बताओ ये क्या बनेगा। ये फाइव है, फाइव, ये हमारा फाइव है, ये हमारा फाइव, ये हमारा फाइव है, ये हमारा फाइव। जल्दी से फटाफट। Cross magnetizing, sir. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का मैग्नेटाइज भी हो रहा है ये सर दोनों हो रहा है। क्रॉस मैग्नेटाइज भी हो मैग्नेटाइज रहा है। भी हो रहा है।
मैग्नेटाइज क्रॉस में देखो, जो भी इन फेज में नहीं होगा या आउट ऑफ फेज में नहीं होगा, कुछ भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे दो होगा, या तो मतलब मैग्नेटाइज भी होगा या डीमैग्नेटाइज होगा, अदरवाइज क्रॉस मैग्नेटाइज होगा, वो फिक्स है। इसमें देखो ये भी कुछ एंगल बना रहा है, इसका रिजॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो एक इस साइड में आएगा और एक इस साइड में आएगा, मतलब ये भी कैसा हो रहा है, डीमैग्नेटाइज प्लस क्रॉस। डीमैग्नेटाइज प्लस अच्छा क्रॉस मैग्नेटाइज। ये कैसा हो रहा है, डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज प्लस क्रॉस। क्रॉस मैग्नेटाइज। बस अगर इतना तुम लोगों को क्लियर है तो जब हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन का, उस टाइम पे बस यही सब फिगर रिपीट होगा, उस टाइम पे हम फटाफट पूछेंगे बताओ मैग्नेटाइज हो रहा है कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो तुम लोग बहुत इजीली बता पाओगे कि सर मैग्नेटाइज हो रहा है कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो देखो, एक माहौल बना रहे हैं हम मशीन पढ़ने का, ये माहौल तैयार हो जाएगा, उसके बाद मशीन, सिंक्रोनस मशीन इतना छोटा चैप्टर है ना, बस ईएमएफ का इक्वेशन डेराइव करने ही हम लोग को सीखना है, और बाकी तो वोल्टेज रेगुलेशन ये सब निकालना तो बहुत इजी है, और तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम तो तुम लोग इतने अच्छे से सीख जाओगे, मतलब तुम लोग को तो पहले से आता है फेजर डायग्राम। कितनों को फेजर डायग्राम में दिक्कत होता है? जो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम बनाए है ना, बिल्कुल सेम फेजर डायग्राम बनेगा हमारा इसका, तो हम लोग को अलग अलग फेजर डायग्राम भी याद करने का जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम तुम लोग को क्लियर है, मतलब तुम लोग को अल्टरनेटर का भी फेजर डायग्राम क्लियर है। इसी के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को वहां पे हम बहुत एफर्ट के साथ पढ़ाए हैं, सो दैट कि वहां का सारा इक्वेशन भी तुम लोग देख पाओगे कि यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है सर, वोल्टेज रेगुलेशन भी ऐसा हो जा रहा है सर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम लोग देख पाओगे उस चीज को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि आज का क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको तुम लोग बाद में भी देखोगे तो तुम लोग ऐसा फील कर पाओगे कि हाँ सर हम लोग कुछ पढ़े थे उस टाइम पे, क्योंकि ये चीज तुम लोग कहीं पे भी चले जाओगे इतना डीप में तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा। हम भी 2-3 अलग अलग टीचर से पढ़ करके इसका कंक्लूजन निकाल करके तुम लोग को बता रहे हैं। देखो, जब हम लोग इंडक्शन मशीन पढ़ते हैं, इंडक्शन मशीन, वो भी हमारा कैसा, 3 फेज, तो वहां पे तो सर आप NS इज इक्वल्स टू 120 F/P प्रूफ किए थे, ये प्रूफ किए थे ना? यस सर। हाँ सर। अब हमारा सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन या फिर सिंक्रोनस जनरेटर बोल लो, या फिर सिंक्रोनस मशीन बोल लो, यहाँ पे हम लोग को क्या डिराइव करना है? यहाँ पे हम लोग, ये तो जनरेटर है तो ऑब्वियस सा बात है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू Pn डिवाइडेड बाई 120 होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको देख करके ये फॉर्मूला लिख दिए, ये अलग से डिराइव हुआ और ये अलग से डिराइव हुआ, फिर फाइनली जब हम लोग दोनों कॉपी को एक जगह लाए तो हम लोग सरप्राइजिंगली देखे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब F इज इक्वल्स टू Pn डिवाइडेड बाई 120 याद रखो, या फिर N इज इक्वल्स टू 120 F/P याद रखो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसी के लिए ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि F इज इक्वल्स टू Pn बाई 120 है, इसी के लिए N इज इक्वल्स टू 120 F/P है, या फिर N इज इक्वल्स टू 120 F/P है, इसी के लिए F इज इक्वल्स टू Pn बाई 120 है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये अलग से अपना डेरिवेशन होता है, इसका अलग से अपना डेरिवेशन होता है। क्लियर है? क्योंकि मशीन अलग है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, इसी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, इंडक्शन मशीन में हम लोग NS इज इक्वल्स टू 120 F/P कैसे प्रूफ किए थे, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 5 मिनट हार्डली। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग ये मशीन बनाएंगे और एग्जांपल के लिए ले लो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कितना पोल का मशीन है? P इज इक्वल्स टू 2। अगर कोई यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो एक बार ये नॉर्थ पोल के पास जा रहा है, एक बार ये साउथ पोल के पास जा रहा है, मतलब इसको हम नॉर्थ मान रहे हैं तो नॉर्थ का जस्ट उल्टा साउथ होगा ना, एग्जाम्पल के लिए, नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज मत हो जाना। इस तरीके से हम लोग यहाँ से यहाँ तक, इसी के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है ना,
इसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ, यही होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, मतलब t/2 करेंगे। t/2 मतलब 1/2f कर दिए, ठीक है। मतलब आधा साइकिल जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1/2f सेकेंड। मतलब नॉर्थ से साउथ जाने में कितना टाइम लगा, 1/2f सेकेंड लगा। फिर साउथ से नॉर्थ जाने में कितना टाइम लगा, 1/2f सेकेंड लगा। पूरा नॉर्थ से फिर से नॉर्थ पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 डिवाइडेड बाई 2f सेकेंड लगा। क्या इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख रहा है, 2/2f सेकेंड टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। बोल सकते हैं ऐसा, यस सर। बोल सकते हैं ना। अब ये तो 2 पोल का मशीन था, अब 4 पोल में आते हैं तुरंत। फिर हम लोग जनरलाइज कर देंगे इसी चीज को, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ, 4 पोल ऐसे ही बनेगा। अब 4 पोल हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म बनेगा। देखो एक्चुअल में ये फ्री क्लासेस में कवर होना था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग को क्या पता है, एक नॉर्थ से साउथ जाने में कितना टाइम लगता है, 1/2f सेकेंड, पता है, क्लियर है ये चीज। यहां से नॉर्थ है, इस जगह से इस जगह जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1/2f सेकेंड। फिर नॉर्थ से साउथ में जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1/2f सेकेंड। सर 1/2 फिर सेकंड नॉर्थ कैसे से, लग रहा है? देखो ये यहां से यहां तक कितना है, वेवफॉर्म तो 2 रिपीट हो गया ना, हाँ सर। वेवफॉर्म 2 बार रिपीट हुआ, तो ये टाइम पीरियड लिखेंगे या फिर 2t लिखेंगे, 2t लिखेंगे ना, 2t होगा। तो 2t जहां पे आ गया, हम लोग 2t को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक t। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2t, यहाँ से यहाँ तक t, ये सर टी यहाँ हो से जाएगा, यहाँ हाँ तक ठीक है। t/2। t/2 को ही लिखते हैं 1/2f, तो हमेशा 1/2f ही होगा। क्योंकि साइकिल देखो यहाँ पे 2t क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो गया, यहाँ तक पहुंच गया, मतलब इसके बाद तो फिर सेम साइकिल रिपीट हो रहा है ना। इसी के यस लिए सर, हम लोग ऐसा नॉर्थ करते से हैं। स्टार्ट किया, नॉर्थ ही पे वापस आ गया ना, मतलब हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब अब हम वही लोग ना। आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ पे आएंगे, समझ पा रहे हो। हाँ यहाँ पे सर। भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, नॉर्थ था, एक नॉर्थ गया, फिर एक साउथ आया वो भी गया, फिर एक नॉर्थ आया वो भी गया, फिर एक साउथ आया वो भी गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा नॉर्थ, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइकिल रिपीट हो गया ना, सेम चीज है, बस 2 साइकिल रिपीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड तो हम लोग, एक जो साइकिल है जब उसका वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गया, उसी को ना हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम लोग देखे होगे इस चीज को। हाँ सर। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक बार हमारा जो वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया वहां तक के वैल्यू को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो ये 1/2f है, ये 1/2f है, ये 1/2f है। नॉर्थ से अगर कोई घूमना स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितना देर लगेगा फिर से नॉर्थ पहुंचने में, 4/2f सेकेंड टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। बोल सकते हैं ऐसा। अगर हम लोग बात करें इन जनरल, देखो यहाँ पे 4 था, क्या हम 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं p, यहाँ पे 2 था, क्या हम इस 2 को लिख सकते हैं p, क्योंकि यहाँ 2 पोल था इसी के लिए 2/2f। यहाँ 4 हो गया इसी के लिए 4/2f। अगर हम लोग का p पोल का मशीन हो गया तो इन जनरल लिख सकते हैं p/2f सेकेंड टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, लिख सकते हैं ऐसा। अरे इन जनरल बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे थे, हाँ सर ठीक क्योंकि है। 1 2 3 4 इसी के लिए 4। वहां पे 2 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ था। यहाँ तक क्लियर है ना, p/2f। अब देखो 1 रिवॉल्यूशन, हम लोग को ns निकालना है। ns का फॉर्मूला क्या, ns क्या होता है, ns
रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही होता है। अगर इसको और अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं ऐसा, रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड, लिख सकते हैं ऐसा। पर मिनट का मतलब तो 60 सेकेंड होता है ना। यस सर। हम लोग को क्या मिला, इतना सेकेंड लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, P/2F सेकेंड लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, 2F डिवाइडेड बाई P। तो 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, 60 इंटू 2F डिवाइडेड बाई P, 120F बाई P। इसी के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर है, क्योंकि 60 सेकेंड में जो रोटेट होगा या मतलब जो भी घूमेगा उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं ना। ये था कहानी हम लोग का इंडक्शन में कि NS इज इक्वल्स टू 120F बाई P कैसे आता है। अब हम लोग बात करेंगे जनरेटर में, अल्टरनेटर में। इन अल्टरनेटर में क्या है, ये एक तरह का जनरेटर है ना, 3 फेज जनरेटर। जनरेट हो रहा है तो क्या जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। और जितना भी पावर प्लांट है हर जगह का फ्रीक्वेंसी हम लोग को कांस्टेंट रखना है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का कुछ तो वैल्यू हम लोग को सेट करना होगा ना। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो Pn डिवाइडेड बाई 120 आना चाहिए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब देखो इसका दो डेरिवेशन, एक थोड़ा सा जेन्युइन डेरिवेशन है, एक होता है खाना पूर्ति करना कि हाँ ऐसे भी हो सकता है वाला। ठीक है, देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, f का वैल्यू। f क्या होता है, तो बोल सकते हैं इसको साइकिल्स पर सेकेंड, लिख सकते हैं ऐसा। इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइकिल्स पर सेकेंड। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो रिवॉल्यूशन। फिर एक रिवॉल्यूशन को इधर भेज दो और सेकेंड को उधर भेज दो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइकिल्स ये सेकेंड, यहाँ पे हो गया रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे हो गया रिवॉल्यूशन, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब देखो बस यही कहानी है, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा सारा चीज। देखो अगर ये P इज इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए होगा। देखो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 2 पोल का बात कर रहे हैं। 2 पोल में कैसा बन रहा था, ऐसा बनेगा, एक साइड में नॉर्थ होगा एक साइड में साउथ होगा। अगर P इज इक्वल्स टू 4 पोल का होगा तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ, यहाँ पे बनेगा साउथ, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ, यहाँ पे बनेगा साउथ। क्योंकि नॉर्थ वाले साइड में घूमेंगे तो नॉर्थ का इंटरेक्शन में है, साउथ वाले साइड में घूमेंगे तो साउथ वाले, फिर नॉर्थ वाले में नॉर्थ वाला, साउथ वाले में साउथ वाला, ऐसे ही होता है ना। बाकी हम मोटर हो चाहे जनरेटर हो ऐसी तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पोल 1 साइकिल। एक साइकिल मतलब यहाँ से एक साइकिल है ना, 2 पोल है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 पोल कितना साइकिल, 2 साइकिल। 2 साइकिल। 2 साइकिल। अब इसी को हम लोग बात करेंगे इन जनरल, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन जनरल कितना, तो हमारा P, चलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। देखो साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन, एक बार मशीन पूरा घूमेगा तो कितना साइकिल वो एक रोटेशन में कितना साइकिल प्रोड्यूस होगा, भाई हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मशीन एक बार पूरा घूमा तब ना हम लोग यहाँ पहुंचे। 2 Yes, पोल sir. का मशीन था, एक बार Yes, पूरा sir. घूम लिए तब यहाँ पे पहुंचे। 4 पोल का मशीन है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचा तब तो हम लोग एक बार पूरा घूमे ना। मतलब हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, साइकिल पर रिवॉल्यूशन, वही होगा साइकिल पर रिवॉल्यूशन।
मतलब एक बार हम लोग रिवॉल्यूशन मतलब समझ पा रहे हो ना, जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे हम लोग पहुंचे। तो यहाँ पे एक साइकिल मिल रहा है 2 पोल में, यहाँ पे 2 साइकिल मिल रहा है 4 पोल पे। तो साइकिल पर रिवॉल्यूशन क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे साइकिल पर रिवॉल्यूशन क्या है 2। समझ पा रहे हो? यस साइकिल सर। 2 बार रिपीट हुआ ना। इसी को हम लोग इन जनरल बात करेंगे। इन जनरल बोल सकते हैं। अब ये 1 कैसे आया, तो 1 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कैसे आया, तो 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 क्या है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। ये 4 क्या है, तो P से। तब तो यहाँ पे 2 आया ना, तब तो यहाँ पे 1 आया ना। इसी के लिए इन जनरल जब हम लोग बात करेंगे तो साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन का वैल्यू कितना आएगा, P डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या तुम लोग को? ये बस समझ लो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लो। यहाँ ऐसे होता है, ये P/2 आ रहा है, क्योंकि ये बाद में जब तुम लोग जानोगे इस चीज को तो तुम लोग फील कर पाओगे इस सारा चीज को। साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन का वैल्यू तो P/2 हम लोग को मिल गया। क्या बच गया हम लोग के पास, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। n क्या होता है, n होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसको पर सेकेंड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे, यही हो जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यस सर। यस सर। क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को ही हम अगर हम लोग फॉर्मूला में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे ही लिखेंगे। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया n डिवाइडेड बाई 60। बस दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का वैल्यू कितना मिला है, n डिवाइडेड बाई n 60। divided by 60। साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन का वैल्यू कितना मिला है, p डिवाइडेड बाई 2। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, Pn डिवाइडेड बाई 120। ये क्या चीज का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो ये फ्रीक्वेंसी का। इसी के लिए f इज इक्वल्स टू Pn डिवाइडेड बाई 120 अल्टरनेटर में प्रूफ होता है। क्लियर है ये चीज? इसी का सेकेंड मेथड पे देख लेते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या है, तो हम लोग को बहुत फेमस सा इक्वेशन है, थीटा ई इज इक्वल्स टू P/2 थीटा m होता है। देखो एक्चुअल में ये कोई मेथड नहीं है, नीचे से हम लोग प्रूफ करते हुए आएंगे और हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचते हैं और हम लोग बोलते हैं थीटा ई इज इक्वल्स टू P/2 थीटा m होता है। बट हमको ये चीज का हम हेल्प ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं थीटा ई इज इक्वल्स टू P/2 थीटा m होता है। इसी के लिए उसका हेल्प ले रहे हैं और हम प्रूफ कर रहे हैं f इज इक्वल्स टू Pn/120 कैसे होता है। सबको पता है ना यहाँ पे थीटा ई क्या है, यस इलेक्ट्रिकल एंगल। थीटा एम क्या है, तो मैकेनिकल एंगल। हमेशा ध्यान में रखना, मैकेनिकल एंगल मतलब हम लोग को जो आंख से दिखाई देता है वो वाला एंगल, ठीक है। मैकेनिकल एंगल मतलब हम लोग को जो आंख से दिखाई देता है वो उसको बोलेंगे मैकेनिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल, इलेक्ट्रिक सोचने वाला दुनिया में मतलब सोचने वाला सब्जेक्ट है, इसी के लिए हम लोग उसको आंख से नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे डिवाइड कर दिए और यहाँ पे यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ बन रहा है, बताओ कितना डिग्री ये है। तो हम लोग ब्लाइंडली नहीं बोलेंगे 90 डिग्री। हाँ मैकेनिकली बोल देंगे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, थीटा एम 90 डिग्री। बट थीटा ई हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। इस बात का तुम लोग को ध्यान है ना? यस यस सर। तो इलेक्ट्रिकल तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसी के लिए इलेक्ट्रिकल आंख से नहीं देख सकते, बट मैकेनिकल हम लोग आंख से देख पा रहे हैं कि ये 90 बन रहा है, इसी के लिए 90 लिखते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ से आते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा ई बाई डी टी, P/2 कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, डी थीटा m डिवाइडेड बाई 2। जहां पे एंगल को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई। इलेक्ट्रिकल है इसी के लिए ओमेगा ई। क्या चीज, हाँ यहाँ पे dt होगा P/2। यहाँ पे मैकेनिकल एंगल को डिफरेंशिएट किए तो मैकेनिकल का ये बन जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ या फिर ओमेगा एम।
एफ में बोल रहे हैं ओमेगा एम। इलेक्ट्रिकल का हम लोग को ओमेगा रेडियन, देखो सिंपल सा बात है, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई एफ लिखते हैं इलेक्ट्रिकल में, और पी Yes, बाई sir. 2 को तो हम लोग पी बाई 2 लिखते हैं। मैकेनिकल में 2 पाई इंटू एफ का एम, तो एफ का एम तो कुछ होता नहीं है, एफ का एम को हम लोग लिखते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि एफ क्या होता है साइकिल्स पर सेकेंड होता है ना। तो यार Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 60 समझ आ रहा है तुम लोग को? Cycle per second. हाँ सर। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या दिखाई दिया, f इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 2 इंटू n डिवाइडेड बाई 60, pn बाई 120। देखो हम लोग किए मेथड 1 ही, मेथड 1 में 2 पाई बस हट गया था ना, बस वही चीज है। तो ये हम लोग का इस तरीके से भी प्रूफ हो सकता है। तो ये तुम लोग को तीनों चीज हम एक साथ में बता दिए। नॉर्मली कोई भी बताता है, जैसे इंडक्शन जब पढ़ा रहे हैं तब हम लोग जो है कुछ भी बोल करके हाँ प्रूफ कर दिए कि हाँ ये होता है ऐसे, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। फिर अल्टरनेटर पढ़ाने टाइम में हम लोग भूल जाते हैं, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम लोग भूल जाते हैं कि इंडक्शन में कैसे डराइव किए थे, लेकिन डेरिवेशन नहीं पूछता है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और सरप्राइजिंगली हम लोग देख पाए, सरप्राइजिंगली क्या देख पाए, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120 और यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी, दोनों इक्वल हो गया ना। एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी जितना है, और यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाई 120। ये दोनों को अलग अलग हम लोग प्रूफ किए, बट हम लोग देख पाए कि ये दोनों तो एक ही रिलेशन है। इसी के लिए सिंक्रोनस मशीन जो जनरेट करता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग सफिक्स में एन एस देना स्टार्ट किए। क्यों इसको एन एस देना स्टार्ट किए पता है, क्योंकि अगर इसको एन एस बोलेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट होगा 50 हर्ट्ज। इसी के लिए हम लोग इसका नाम एन एस देना स्टार्ट किए, जिसको सिंक्रोनस स्पीड, अदरवाइज तो उसको आरएमएफ स्पीड बोल सकते थे ना हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो ये था छोटा सा कहानी जो कि अल्टरनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और अल्टरनेटर में कुछ बताना है क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू। नहीं, बाकी सारा तो हम लोग को पढ़ना ही है। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं तुम लोग को कि हम जब पढ़ाएंगे उस टाइम पे भी बताएंगे, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा बचा नहीं है। तो देखो एक स्टेटमेंट याद रख लेना, डी जेन लैग, सबको याद रहेगा, डी जेन लैग। इसका Yes. मतलब क्या Yes, है, sir. इसका मतलब क्या है कि डी मतलब तो डीमैग्नेटाइजिंग, जनरेटर मतलब जनरेटर, लैग मतलब लैगिंग लोड या लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा है तुम लोग से या फिर कोई भी कहीं पे भी बात किया कि अगर हमारा अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर से अगर कनेक्टेड है तो बताओ आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, तो सर आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होगा। क्लियर है, ये एक Yes, sir. स्टेटमेंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलेंगे यहाँ पे, बस ये डीमैग्नेटाइजिंग को तुम लोग कर दो मैग्नेटाइजिंग, इस डीमैग्नेटाइजिंग को चेंज कर देते हैं मैग्नेटाइजिंग। तो इसको चेंज किए हैं तो इसको भी चेंज करना होगा, लैगिंग क्या हो जाएगा अब, लीडिंग हो Leading. जाएगा। और यहाँ पे जनरेट, मतलब अगर हमारा जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे ऑपरेट कर रहा है, ये लीडिंग और लैगिंग कहने का मतलब प्योर का बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर एल और प्योर सी का बात कर रहे हैं। इसी के लिए सिर्फ डीमैग्नेटाइजिंग और सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग आ जाएगा। क्लियर है, ये जनरेटर का बात कर रहे हैं। तो एक अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखोगे, हालांकि जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मोटर का भी साइड में लिख देंगे, जनरेटर का भी साइड में लिख देंगे, तुम लोग यहाँ पे रिलेट कर पाओगे ये स्टेटमेंट फिर से हो रहा है। बट ये शॉर्ट ट्रिक सब अगर हम लोग को रहता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ डीमैग्नेटाइजिंग, ये इंटरव्यू वगैरह में ये सब पूछा जाता है, और इंटरव्यू में ये सब क्लिक नहीं करता है दिमाग में।
कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी के लिए हम इतना थोड़ा सा फोकस दे देते हैं ये सब पे, सो दैट कि तुम लोग, क्योंकि देखो हम भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस किए हैं और हमको पता है कहाँ पे वो लोग छांट देते हैं। तो ये सब स्ट्राइक कर जाने पे, हाँ उसको बताना नहीं है, वहाँ पे लिख नहीं देना है डी जनरल, अदरवाइज उसको तो लगेगा कि ये तो रट लिया है 4 चीज और बता रहा है। वहाँ पे सोचना है, पूछेगा कि बताओ जनरेटर कौन सा पावर फैक्टर में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की तरह बिहेव आए, मतलब आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग कब आएगा अल्टरनेटर में। तो तुम वहाँ पे बहुत मतलब दिमाग लगाओगे कि हम कितना सोच ले रहे हैं टाइप से, बस तुमको याद रहना चाहिए डी जनरल। तुम बोलोगे कि सर हमारा अल्टरनेटर को अगर हम लोग, सर हमारे पास 3 लोड अवेलेबल है, एक रेजिस्टिव लोड, एक लैगिंग लोड, एक हमारा कैपेसिटिव लोड। सर आप बोल रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा, तो सर डीमैग्नेटाइजिंग सर प्योर लैगिंग एलिमेंट लगाने पे हो सकता है। हाँ सर प्योर लैगिंग एलिमेंट लगाने पे होगा। तो सर अगर जनरेटर को हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर लोड, वो भी प्योर लैगिंग पावर फैक्टर लोड लगाएंगे, तब सर हमारा जनरेटर डीमैग्नेटाइजिंग की तरह बिहेव करे। बस इसी को थोड़ा इंग्लिश में तुम लोग को बोलना, सो दैट कि सामने वाले को क्या लगेगा, अरे ये तो कितना मशीन को एनालाइज कर रहा है। फील होगा ना ऐसा यस सर। कि ये तो पूरा मशीन, बाप रे इसका तो मशीन में सिंक्रोनस, ये पूरा घुमा दिया क्या सिंक्रोनस मोटर को। तो फिर सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा वो इम्प्रेस होगा और बोलेगा कि अब इसको जो है, यही वो बंदा है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, या ये वही स्टूडेंट है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये एक्टिंग करने भी आना चाहिए। अदरवाइज वो पूछा कि बताओ डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा, कॉपी लिए डी जैन लैग लिखे और बता दिए कि सर लैगिंग लोड में होगा डीमैग्नेटाइजिंग, तो वो बोलेगा कि ये तो ये चीज रट लिया है, ये चीज नहीं आएगा, इसको मशीन का कुछ नॉलेज नहीं है, उस टाइप से फिर वो रिजेक्ट भी कर देगा। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना, इसी को बोला जाता है ओवर स्मार्ट और इसी को बोला जाता है गुड थॉट प्रोसेस। पता वही चीज है दोनों स्टूडेंट को, ये क्या गलती कर गया, तो ये बता दिया कि हम आपको आंसर कैसे दिए थे, ये दिखा दिया कि हमको पता है, आप हमको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका कंपनी को हम सिंक्रोनस मोटर तो चला ही देंगे अच्छे से। तो वही डिफरेंस होता है और कंपनी वही देखना चाहता है। तो ये सब भी हम तुम लोग को समय के साथ बताएंगे, बहुत सारा चीज, जैसे अंडरग्राउंड केबल का है, अगर कोई पूछ देगा तो बताओ उसका कोई तुम लोग भूलोगे सिम्बास, सबको ध्यान है ना। यस तो ये सब चीज होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वर्स्ट केस आ जाता है इंटरव्यू में कि क्या पढ़ के आए हो, कुछ पढ़ के भी आए हो क्या, ऐसा हो जाता है। जब 5-6 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो वो लोग ऐसा भी पूछ देते हैं। उस टाइम पे तुम लोग उसको फंसा सकते हो इंटरव्यूअर को कि सर हम अल्टरनेटर पढ़े हैं सर, मैग्नेटाइजिंग कब होता है, डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है। तुरंत वो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ तब डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है अल्टरनेटर, हो गया तुम्हारा गेम, तुम्हारे साइड में आ गया ना। इसी के लिए हम लोग को कुछ कुछ ट्रिक जो होता है वो पता होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, इंटरव्यू में जब तुम लोग बैठोगे और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हल्का सा पसीना आएगा, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए पूरा पसीना सब भीग जाएंगे, 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए बस मन में सोचेंगे कि भाई कब छोड़ोगे, हम समझ गए कि सेलेक्ट नहीं करोगे, बस छोड़ दो हमको। वैसे ही होता है ना, अगर 3-4 क्वेश्चन का कंटिन्यूअस आंसर नहीं देने से। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये सब रिकॉर्ड हो जा रहा है क्या। चलो तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मशीन का आएंगे तो हम लोग वहाँ पे तुम लोग, आज हम हो सकता है तो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि इसका पीडीएफ शायद मेरे पास है, बट पीडीएफ के नीचे में कुछ कट रहा है कुछ कुछ लाइन, तो उसके लिए पैनिक मत हो जाना, ठीक है कि सर आप तो गलत पीडीएफ सेंड किए, क्योंकि जो पीडीएफ हम जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पे कुछ कट जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना। बाकी नोट्स बहुत अच्छा है जो तुम लोग आज हम प्रोवाइड करेंगे, हम पढ़े तो अच्छा लगा उसको, ठीक है, तो उसमें तुम लोग देख करके नोट्स कॉपी में बना सकते हो क्योंकि हम थ्योरी डिक्टेट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास, रिकॉर्डिंग हम यहीं पे कर देते हैं बंद।